तो ट्रंप साहब ने आखिरकार भारत पर 27% का टैरिफ थोप ही डाला। 9 अप्रैल से लागू होने वाला है ये, लेकिन सवाल ये है कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा। जी बिजनेस पर तो हम लगातार ट्रंप साहब के इस ऐलान से पहले भी लगातार विश्लेषण कर रहे थे, उसमें कई इफ्स थे, कई बट्स थे, लेकिन अब चूंकि वस्तुस्थिति हमारे सामने है, इसलिए आज जरा इसका फ्रेश एनालिसिस करेंगे कि दरअसल अब असली इम्पैक्ट, रियल लाइफ इम्पैक्ट जो हैं वो क्या होने वाले हैं जब हमारे सामने ट्रंप के टैरिफ के पूरे डिटेल्स मौजूद हैं। ऐसे में क्या क्या असर पड़ेगा, कौन कौन सी इंडस्ट्री प्रभावित होंगी, ऑटो, टेक्सटाइल, फार्मा, इन सब का भविष्य क्या है, तो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स का भविष्य क्या है, और क्या कोई ऐसी बात भी है, क्योंकि बार बार कहा जाता है कि हर आपदा में एक अवसर ज़रूर होता है। इसीलिए आज हमने अपने शो का नाम भी रखा है टैरिफ का असर, आपदा या अवसर। तो कोई इस आपदा में कोई अवसर भी हैं, और अगर आपदा है तो ये दीर्घकालिक है, सूक्ष्मकालिक है, कैसी आपदा है, कितना इसमें प्रभाव होगा, कितनी गहराई तक हम जाएंगे, विस्तार से आज विश्लेषण करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। फटाफट से ये रिपोर्ट देखिए, थोड़ा सा वस्तुस्थिति समझ लीजिए, मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। अमेरिका ने अपने टैरिफ वॉर से दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप के इस टैरिफ का झटका भारत को भी लगा। ट्रंप ने भारत पर 27% का टैरिफ लगाया, जिसे उन्होंने काइंड रेसिप्रोकल टैरिफ कहा है। उनका दावा है कि भारत अमेरिकी सामानों पर औसतन 52% तक टैरिफ वसूलता है, जबकि अमेरिका अब तक भारत से आयात पर बहुत कम शुल्क लेता था। इसलिए 9 अप्रैल से भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों पर 27% टैरिफ लागू होगा। लेकिन कुछ सेक्टर्स जैसे फार्मास्यूटिकल्स, सेमीकंडक्टर्स और चुनिंदा ऊर्जा उत्पादों को इस टैरिफ से छूट दी गई है। ऑटो इंडस्ट्री की बात अगर करें तो भारत अमेरिका को हर साल करीब 6.79 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट्स और वाहन निर्यात करता है, लेकिन 27% टैरिफ के बाद इनकी कीमतें बढ़ेंगी, जिससे अमेरिकी बाजार में भारतीय ऑटो कंपनियों की प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि टाटा मोटर्स, महिंद्रा और अपोलो टायर्स जैसी कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर भारत मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे और घरेलू मांग पर फोकस करे तो लंबे समय में नुकसान को कम किया जा सकता है। सवाल ये है कि क्या हमारी ऑटो इंडस्ट्री इस चुनौती को अवसर में बदल पाएगी। अब बात टेक्सटाइल की करते हैं। भारत का टेक्सटाइल और अपैरल निर्यात अमेरिका में 9.6 बिलियन डॉलर का है, जो कुल निर्यात का 28% है। 27% टैरिफ से कीमतें बढ़ेंगी और बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से प्रतिस्पर्धा का खतरा बढ़ेगा। लेकिन एक सकारात्मक पहलू भी है। ट्रंप ने वियतनाम पर 46% और थाईलैंड पर 36% टैरिफ लगाया है, जो भारत से कहीं ज्यादा है। ऐसे में भारतीय टेक्सटाइल को अमेरिकी बाजार में फायदा मिल सकता है। तो क्या ये सेक्टर संकट में डूबेगा या नई ऊंचाइयों को छुएगा? फार्मा सेक्टर के लिए अच्छी खबर है। भारत अमेरिका को 12.72 बिलियन डॉलर की जेनेरिक दवाएं और फार्मा उत्पाद निर्यात करता है, और ट्रंप ने इस सेक्टर को टैरिफ से छूट दी है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनेरिक दवाओं पर 27% टैरिफ नहीं लगेगा। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज जैसी कंपनियां राहत की सांस ले सकती हैं। फिलहाल तो फार्मा इंडस्ट्री मजबूत स्थिति में दिख रही है। तो क्या भारत को इस टैरिफ से फायदा होगा या नुकसान? इसे लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में भारत को 7 से 8 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, खास करके ऑटो, जेम्स एंड ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में। लेकिन लंबे समय में अगर भारत नए बाजारों जैसे यूरोप और मध्य पूर्व की ओर रुख करे और घरेलू उत्पादन बढ़ाए तो ये चुनौती अवसर में बदल सकती है। सरकार भी अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी BTA पर तेजी से काम कर रही है, जो टैरिफ के असर को कम कर सकता है। अब जरा दुनिया के बाकी देशों पर नजर डालते हैं। ट्रंप ने भारत के अलावा कई देशों पर भी टैरिफ की मार डाली है। चीन पर 34% टैरिफ, जो तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग पर बड़ा झटका देगा। वियतनाम पर अमेरिका ने 46% टैरिफ लगाया है, जो सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक है। थाईलैंड पर 36% का टैक्स लगाया गया, जिसका असर ऑटो और टेक्सटाइल सेक्टर पर पड़ेगा। कंबोडिया पर 49% टैरिफ, जो छोटी अर्थव्यवस्था के लिए भारी मार है। यूनाइटेड किंगडम और ब्राजील पर 10% का टैरिफ लगाया गया, जिसका सबसे कम प्रभाव पड़ेगा।
यूरोपियन यूनियन पर 20% का टैरिफ लगाया गया, जिसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। ट्रंप का कहना है कि ये टैरिफ अमेरिकी उद्योगों को बचाने और व्यापार घाटे को कम करने के लिए है। लेकिन क्या ये वैश्विक ट्रेड वॉर की शुरुआत है? और ये सवाल हर किसी के मन में है। ट्रंप का ये टैरिफ भारत के लिए एक दो धारी तलवार है। जहां ऑटो और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर पर दबाव बढ़ेगा, वहीं फार्मा और कुछ हद तक टेक्सटाइल को फायदा भी हो सकता है। लेकिन असली खेल अब भारत सरकार और उद्योग के हाथ में है। क्या हम इस संकट को अवसर में बदल पाएंगे? क्या नए बाजारों की तलाश और घरेलू उत्पाद हमें मजबूत बनाएंगे? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिल पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वागत करते हैं आज के बहुत ही खास मेहमानों का। हमारे साथ सबसे पहले जुड़ रहे हैं अजय बग्गा सर, जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत स्वागत है बग्गा सर आपका शो पे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अजय दुआ सर, जो कि पूर्व कॉमर्स सेक्रेटरी हैं। बहुत बहुत स्वागत है दुआ सर आपका शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर अजय सहाय, डीजी एंड CEO FIEO। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सहाय आपका भी हमारे शो पे। और अब से कुछ देर पहले बग्गा सर, जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर ने आज के मेहमानों को लेकर एक बड़ी शानदार बात बोली। हमने बाद में गौर किया, आज तीनों हमारे मेहमानों के नाम जो हैं अजय से शुरू हो रहे हैं, तो बड़ी अजय बढ़त हम एक तरह से बना रहे हैं लेकिन जय और पराजय की इस आँख मिचोली में अगर हम तौलने की कोशिश करें सर, तो ऐसा लग रहा है कि फ़िलहाल विजय जो है शॉर्ट टर्म में ही सही ट्रम्प साहब की तो हो गई, लेकिन हमारे लिए इसमें क्या छिपा है सर? भारत के लिए इसमें कोई मौके हैं, जय है, या फिर चारों ओर पराजय ही दिखाई दे रही है? भारत पर असर सर। ये प्रश्न मेरे लिए है जी? सर वही आज मेरे लिए यही संकट हो गया, पूरा नाम लेना पड़ेगा। अजय बग्गा सर से मैं शुरुआत करना चाह रहा था। बग्गा सर। ठीक है बग्गा सर जी। नहीं, देखिए, हर परिस्थिति में हमें तो आशा की किरण दिखती है। और ओवरऑल देखें तो एक अब पड़ाव लग गया कि 27 और 10 के बीच में आपका नेगोशिएशन एक चैनल है अमेरिका के साथ नेगोशिएट करने के लिए। और सहाय साहब का भी वक्तव्य मैं आज पढ़ रहा था सवेरे कई मीडिया आउटलेट्स में, तो $80 बिलियन रफली इंपोर्ट है हमारा अमेरिका के साथ, $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, वर्स टू वर्स, सबसे बुरा भी अगर एक कॉन्सिक्वेंस आए तो लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर का हमारा इंपोर्ट हो सकता है कि कट जाए। बट उस माहौल में भी वो 0.4-0.5% GDP का इम्पैक्ट है। तो जहां आपकी इकोनॉमी 9-10% नॉमिनल ग्रो कर रही है, उसको हम बचा सकते हैं। नए मार्केट भी ढूंढने पड़ेंगे, नए प्रोडक्ट्स ढूंढने पड़ेंगे, और एफिशिएंसी बढ़ानी पड़ेगी, वैल्यू एडिशन बढ़ानी पड़ेगी, नए सप्लाई चेन और नई तरह के करार, नए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यूरोप हो, UK हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या फिर ग्लोबल साउथ के साथ कई नए हमें आयाम करने पड़ेंगे। तो ओवरऑल तो एक अपॉर्चुनिटी है। चाइना ने ये दर्शाया है, जब अमेरिका ने पूरा उनका टेक्नोलॉजी का एक्सेस रोका था, जिस तरह से चाइना निकल के आया और जबरदस्त टेक्नोलॉजी वो लेके आए हैं अपने मैन्युफैक्चरिंग में भी और सर्विसेज में भी। तो इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे ही देखना है दीपक जी। राइट सर, तो शुरुआत अपॉर्चुनिटी वाली बातों से हुई है। थोड़ा सा और इसके डिटेल्स में हम जाएंगे। मैं दुआ सर आपके पास आ रहा हूं, और ये भी कहा जा रहा है कि इसके बाद से अब कहीं एक तरह से एक नई ट्रेड वॉर शुरू ना हो जाए, और ख़ास तौर से चीन अमेरिका के बीच में। कितनी इसकी संभावना आप देख रहे हैं सर? मैं इसको रूल आउट नहीं करता जी। कारण जो चीन के ऊपर इतना भारी, चीन के प्रोडक्ट्स के ऊपर 34% ड्यूटी जो लगाई गई है मिला के, उससे चीन के काफी सामान, कई प्रकार का सामान जो आज USA में आराम से लिया जाता है, वो महंगा हो जाएगा। वो महंगा होने के साथ उसके लिए डिमांड कम हो जाएगी, मांगनी कम हो जाएगी USA में, और इससे जरूर अवश्य प्रभाव होगा चीन की इकोनॉमी का। चीन इसलिए
ये नहीं हम अपेक्षा कर सकते कि चीन चुप करके बिना कोई रिएक्शन से इस चीज को सहन करेगा। चीन पहले ही कह रहा है कई दिनों से कि हम WTO में बिलीव करते हैं, WTO मतलब फ्री ट्रेड में बिलीव करते हैं, हम प्रोटेक्शनिज्म नहीं चाहते। चाहे वो दूसरी बात है कि चाइना के रेट चाहे कम हो, पर उन्होंने अपने बहुत किस्म के ट्रेड बैरियर्स लगाए हुए हैं। वो ट्रेड बैरियर मैं कहूंगा नॉट इवन नॉन टैरिफ बैरियर्स, बिकॉज वो स्पष्ट रूप से कि ये आइटम नहीं आ सकता, ये आइटम को हम ऐसा सब्जेक्ट क्वालिटी स्टैंडर्ड डाल देंगे, ये वो बहुत चीजें करते हैं। तो पर अब उनको ये अवश्य फर्क पड़ने वाला है कि 34% ड्यूटी जो उनके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगेगी, वो भी अमेरिका के बहुत प्रकार के प्रोडक्ट्स के ऊपर एक काउंटरवेलिंग ड्यूटी करिए या आप रेसिप्रोकल ड्यूटी कहिए, वो कुछ अगले कुछ ही दिनों में आ जाएगी। और इसके साथ साथ जो कंट्रीज और बहुत सफर होगी अमेरिका के इस स्टेप से, वो है उनके ही नेबर्स कनाडा और मेक्सिको। तीनों ये देश यूएस के साथ बहुत इनका घनिष्ठ ट्रेड संबंध था और उनके बीच में ट्रेड वॉर शुरू हो जाना मैं रूल आउट नहीं करता। भारत जरूर हमारे लिए यूएस से इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है। हमारा 17 से 18% एक्सपोर्ट्स यूएसए के साथ ही है, वो हमारे लिए महत्व रखता है। पर हमारा अगर वॉल्यूम देखा जाए 70 बिलियन या 75 बिलियन, वो इतना ज्यादा नहीं है। ठीक है, वहां पे 2-3 आइटम्स हमारे लिए महत्व रखते हैं, टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स और अब इलेक्ट्रॉनिक्स और जेम्स एंड ज्वेलरी, ये सारी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं हिंदुस्तान में। और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे ये एक्सपोर्ट्स कम हो और इनमें वैल्यू। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली सर। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल भी है और इसमें कुछ लोग एक आशा की किरण भी ढूंढ रहे हैं, एक मौका भी ढूंढ रहे हैं। जैसा हमने शो का नाम ही रखा है आपदा या अवसर, तो इस आपदा में एक अवसर ये भी खोजा जा रहा है डॉक्टर सहाय कि चीन से अगर प्रतिस्पर्धा बढ़ती है अमेरिका की, तो स्वाभाविक रूप से चीन पर ऊंचे टैरिफ से भारत को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक एक लाभ मिल सकता है, एक एज मिल सकती है। इससे, इस आर्गुमेंट से आप कितने सहमत हैं सर? यहाँ पर कुछ संभावनाएं हमारे पक्ष में जाती हुई दिख रही हैं? देखिए, हम लोग ने एक अभी एनालिसिस की थी, उसमें जो 175 टैरिफ लाइंस है 6 डिजिट पे, उनकी एनालिसिस की थी, जिसका टोटल यूएस इंपोर्ट्स करीब 1.2 ट्रिलियन डॉलर है। चाइना का एक्सपोर्ट प्रोडक्ट का $250 बिलियन है, हमारा एक्सपोर्ट $43 बिलियन है। इन 175 प्रोडक्ट में जब चाइना से हमारा ड्यूटी डिफरेंस जो है आज की डेट में मिनिमम 28% है और चाइना पे रफली 65% प्रोडक्ट पे प्रीवियस 25% टैरिफ भी चल रहा है। सो नंबर ऑफ प्रोडक्ट में डिफरेंस हमारे पास 53% है। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना की जगह इंडिया की ओर शिफ्ट हो, और ये शिफ्टिंग ना खाली चाइना के साथ होगी, बहुत से प्रोडक्ट जो वियतनाम एक्सपोर्ट कर रहा है, वियतनाम से हमारा ड्यूटी डिफरेंस भी अब करीब 20% का हो रहा है, तो वो भी शिफ्टिंग होगी। शॉर्ट पॉइंट ये है कि जिन कंट्री पे रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया से कम हुआ है वो हमारे लिए एक चैलेंज करेंगे, जिन पे इंडिया से ज्यादा टैरिफ है वो हमारे लिए अपॉर्चुनिटी देंगे। तो एक मिक्स्ड रिएक्शन रहेगा, एक परफेक्ट सिचुएशन नहीं कि हर जगह हमें एडवांटेज मिलेगा, कुछ जगह हमें नुकसान भी होगा, बट बाय एंड लार्ज टैरिफ वॉर का इंडिया को फायदा होगा। हम ये भी देख रहे हैं टैरिफ वॉर के साथ एक रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन भी होगा, और ग्लोबल वैल्यू चेन में यूएस कॉन्शियस एफर्ट कर रहा है कि वो चाइना को बाईपास करे, जिसमें इंडिया एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। हमें ये भी देखना होगा कि इस अपॉर्चुनिटी के लिए हम तैयार रहे, हमें उस तरह की कैपेसिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, इंडस्ट्री को उस तरह का इन्वेस्टमेंट लाना पड़ेगा, हमें अपना क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी पे फोकस रखना पड़ेगा, जिससे हम जो अपॉर्चुनिटी आ रही जो कि पेपर पे है उसको एक्चुअली हम एनकैश करा सकें। तो हम लोग एक बहुत पॉजिटिव वे में टैरिफ वॉर को देख रहे हैं। साथ ही साथ जिन कंट्री के साथ हम डिसएडवांटेजेस पोजीशन पे भी अभी हैं, बीटीए उसको चेंज कर सकता है। बीटीए में हम जो 26% टैरिफ है उसको 0 या 10% पे ला सकते हैं। तो एक ओवरऑल बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अपॉर्चुनिटी को हमें एनकैश कराने की जरूरत है, और शायद उसके लिए इंडस्ट्री को भी बहुत एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा।
इंपॉर्टेंट आपने बात बोली है सर, और मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ। ब्रेक के उस पार मैं आपकी इसी बात पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे घटनाक्रम में, और वो है रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन। अब इसके लिए क्या हम तैयार हैं, भारत तैयार है या नहीं है? अपॉर्चुनिटीज़ की तो बात हो रही है, बट उन अपॉर्चुनिटीज़ को इनकैश करने के मौके पहले भी आए थे, और लेकिन हम क्या उनको भुना पाए? चाइना +1 का इतना बड़ा मौका था हमारे पास, क्या हम उसको भुना पाए? तो क्या ये दूसरा एक और हमारे पास मौका आ रहा है जब रीअलाइनमेंट होगा पूरे ग्लोबल वैल्यू चेन सिस्टम का, चेन का, और उसमें क्या हम तैयारी हो पाएगी हमारी, और कितने हम तैयार हैं, क्या क्या करना होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद इस पर भी चर्चा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो टैरिफ का असर, आपदा या अवसर, चर्चा कर रहे हैं हम खास मेहमानों के साथ। बग्गा सर, आपके पास ही आ रहा हूं, और सेम बात, जो बहुत इंपॉर्टेंट अवसर की बात उभर कर आई है, अगर रीअलाइनमेंट ऑफ ग्लोबल वैल्यू चेन होगा तो इसमें भारत क्या वाकई में कैप्चर कर पाएगा उस मार्केट शेयर को चाइना से सर, और हमारे अपने लिए अवसर बन पाएंगे? देखिए, उम्मीद तो है, अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है। आज देखें तो वियतनाम $150 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो और भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी हम $80 बिलियन भेज रहे हैं। तो स्ट्रेट आपके पास बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, जो सहाय सर ने भी कहा कि इतना डिफरेंशियल है मार्जिनल टैरिफ पे, तो वो भी एक आपको उम्मीद देता है। तो अपॉर्चुनिटी है, इसको कैसे भुनाया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो एक गवर्नमेंट का इकोसिस्टम चाहिए, एक पीएलआई स्कीम चाहिए, और साथ में फॉरेन कैपिटल को आमंत्रित करना पड़ेगा कि आइए आप फैक्ट्रियां डालिए, यहाँ पे बनाइए भारत में, और हम यहाँ से पूरा इंपोर्ट करेंगे विश्व भर में, और हमारे घरेलू जो दिग्गज कंपनी है उनको भी प्रोत्साहन दिया जाए। तो एक इकोसिस्टम चाहिए, चाइना +1 का, वियतनाम +1 का, और अब यह है चाइना सरोगेट +1, जो मेक्सिको या वियतनाम या थाईलैंड में जो चाइना +1 लगा हुआ था, या लाओस और कंबोडिया में, उसको भारत में कैसे बनाया जाए, वो बहुत जरूरी है। तो इसमें अगर टास्क फोर्स रहे और अच्छे पॉलिसीज लाई जाए, प्रोत्साहन दिया जाए, तो किया जा सकता है बिल्कुल। दुआ सर, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार हम जैसे कह भी रहे थे कि चाइना +1 की अपॉर्चुनिटी हमने लगभग मिस करी, और वियतनाम जैसे देशों ने उसको भुनाया। वियतनाम का जो एक्सपोर्ट था टू द यूएस, वो 2018 में 50 बिलियन से 2023 में 114 बिलियन हो गया सर। हम अपना 54 बिलियन के आसपास उसी टाइम पीरियड में, 54 से हम 80 के आसपास तक ही पहुंच पाए। यानी कि एक बड़ा, एक डिस्पाइट बीइंग लार्जर इकोनॉमी, एक बड़ा हमने एक वो देखा। तो अब क्या हमारे पास वो मौका है और हम उतने तैयार हैं सर? दुआ सर। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें करना चाहिए, सप्लाई चेन में घुसना चाहिए, और अब ये थोड़ा सा मौका मिला है, पर हमें रियलिस्टिकली बात करनी चाहिए। हमारे जो कॉस्ट हैं, आज हमारे पास बहुत मोस्ट प्रोडक्ट्स में मैं कहना चाहूंगा हम कंपेटिटिव नहीं हैं। क्यों? किसकी तुलना में? चीन की, वियतनाम की, थाईलैंड, बांग्लादेश, और आजकल तो कुछ हमारे प्रोडक्ट्स इंडोनेशिया और मलेशिया भी हमसे आगे निकल रहा है। हमें अगर ये संधि जो मिल रही है, अवसर मिल रहा है, इसका इस्तेमाल करना है, तो हमें अपने प्रोडक्ट्स जो एक्सपोर्ट के लिए हम बनाते हैं, उनकी कीमत, बनाने की कीमत कम करना अति आवश्यक है। हमें साथ साथ अपना जो हमारा रुपया है, रुपए को डिवैल्यूएशन, कीमत में कम करना पड़ेगा कि वो सस्ता हो जाए। पर वो डबल एजेड है। अगर हम रुपए को सस्ता करते हैं तो हमारे इंपोर्ट का कॉस्ट और बढ़ जाता है। तो इसलिए वो बैलेंस करके रिजर्व बैंक या मार्केट में, सरकार या मार्केट सब मिलके ये तय करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि
कंपेटिटिवनेस बढ़ाना एकदम थोड़ा सा नेटवर्क में भी इशू आ रहा है सर। मैं डॉक्टर साहब आप ही के पास चलूँगा सर। आप ही ने इस पे क्योंकि ध्यान भी दिलाया शो के दौरान, तो अब आज से ही आपसे मैं समाधान भी पूछ रहा हूँ सर। हमने चाइना +1 को मिस किया स्वाभाविक रूप से। हमारा वीकर इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे स्लोवर रिफॉर्म्स, लैंड एक्विजिशन डिलेज, लॉजिस्टिक कॉस्ट्स आज भी जीडीपी के 14% पे बनी हुई है सर। चाइना ने इसको कम करके 8% पर ले आए हैं। बहुत कुछ किया है, तब जाके दुनिया कॉम्पिटिटिव हुई है अपने अपने मार्केट्स में। हमारे पास अभी बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बट करना क्या होगा सर? इस आपदा को अवसर में बदलने के लिए एग्जैक्टली क्या माइंडसेट चाहिए होगा? देखिए, 2018 और 2024 में बहुत फर्क है। इंडिया का जो स्टेचर है वो भी काफी चेंज कर गया है, और इंडिया में जिस तरह की अपॉर्चुनिटी आ रही है वो भी काफी ज्यादा तेजी से आ रही है, और कुछ जो रिफॉर्म्स किए गए हैं वो भी रिजल्ट कर अब दे रहे हैं। जैसे लॉजिस्टिक्स पॉलिसी आई थी, आपने जैसे बोला, उस समय जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट थी 13 to 14% ऑफ जीडीपी थी, अब वो 10 से 11% हो गई। फिर भी हम ये इंटरनेशनल बेंचमार्क के पास नहीं है। ट्रेड फैसिलिटेशन इंडिया का बहुत इंप्रूव किया है, बट शायद अनप्रेडिक्टेबिलिटी का अभी भी उसमें एलिमेंट है। 95% इंपोर्ट्स बहुत जल्दी होते हैं, बट 5% इंपोर्ट्स अगर डिले होते हैं तो अनसर्टेनिटी, हम नहीं जानते कि मेरा वो शिपमेंट तुरंत क्लियर होगा या उसमें टाइम लगेगा। हम अगर टैरिफ की बात करें तो जनरल टैरिफ शायद इंडिया में पीएलआई स्कीम के कारण बढ़ा है, बट जिस तरह का हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, इफेक्टिव टैरिफ इंडिया में कम आ रहा है। तो जो चीज हमें चाहिए ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट बनने के लिए, वो हमने जरूर किया है। जहां तक कंपनीज की बात है, और आपने बात की थी लैंड एक्विजिशन की बात की, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कंपनीज ग्लोबल कंपनी आती है और 2 साल लैंड के लिए स्ट्रगल करती है तो वो नहीं होंगी। इसीलिए आप देखिए कि बजट में जो बात की गई थी कि हम मेगा इंडस्ट्रियल पार्क लाएंगे, करंट इंडस्ट्रियल पार्क जो है उनको हम प्लग एंड प्ले फैसिलिटी में देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम रहेगा, क्योंकि अगर हम प्लग एंड प्ले फैसिलिटी क्रिएट करते हैं तो ना खाली ग्लोबल कंपनीज आएंगी, जो इंडियन एमएसएमईज हैं वो अभी हम लोग के एस्टिमेट से 70-80% अपनी जो कैपिटल है वो लैंड या बिल्डिंग बनाने में खर्च कर देते हैं। उनके पास मशीनरी के लिए पैसे नहीं रहते। तो अगर आप प्लग एंड प्ले फैसिलिटी देंगे तो वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग, मशीनरी या टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर सकते हैं। तो अब जो स्टेप लिए गए वो काफी इफेक्टिव स्टेप है। वियतनाम में भी सिचुएशन चेंज हो गई। वियतनाम में अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना लो आ गया है कि उनके पास और इंडस्ट्री में वर्कर्स की कमी पड़ रही है। तो सिचुएशन चेंज हो गई है। इकोसिस्टम इंडिया में डेफिनेटली बेटर हुआ है, लेकिन अभी बहुत से हमें काम करने पड़ेंगे। जैसे कॉस्ट ऑफ क्रेडिट है वो इंडिया में अभी हाई है। ऑफ कोर्स कॉस्ट ऑफ क्रेडिट डिपॉजिट कॉस्ट से लिंक्ड है। इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ इंडिया में भी बहुत हाई है। तो इंडस्ट्री को जो कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए हमारे कोलीग्स ने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद उस दिशा में हमें और काम करने पड़ेंगे, और जो अपॉर्चुनिटी इस बार है उनको हमें शायद सब लोग को मिलकर समझना पड़ेगा, और इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से बाहर हमें जाने नहीं देना चाहिए। टोटली सर। बग्गा सर, बहुत संक्षेप में कैसे अट्रैक्ट करें सर ये जो रिलोकेट होंगी सप्लाई चेन्स, इनको हम कैसे अट्रैक्ट करें और क्या तैयारी करें? वही जो बात करी दीपक जी के इकोसिस्टम बनाना है, सरकारी पॉलिसीज चाहिए, साथ में रिफॉर्म्स चाहिए। जैसे लैंड की बात करी सहाय सर ने कि आप जाके गवर्नमेंट एक्वायर करके इंडस्ट्रियल पार्क्स बना के तैयार रखे। चाइना में जिस तरह से 1 साल में टेस्ला की फैक्ट्री तैयार हो गई थी, हमारे यहाँ कितना टाइम लग जाता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे काफी सहूलियत है, बट जब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं तो जितनी आपके इंस्पेक्टर्स हैं, जितना आपका पेटी ब्यूरोक्रेसी से इंटरफेरेंस है, वो बहुत जबरदस्त है। तो मेक इन इंडिया काफी मुश्किल है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस काफी मुश्किल है ऑन द ग्राउंड लेवल फैक्ट्री वालों के लिए। बड़ी कंपनियां तो मैनेज कर लेती हैं, बट एसएमई एमएसएमई वालों के लिए मुश्किल है। तो वो सब एक इकोसिस्टम की जरूरत है। सर दुआ सर, कुछ और अभी क्या बैक चैनल हमारे पास डिप्लोमेसी या पॉलिसी इंटरवेंशंस या द्विपक्षीय बातचीत के क्या दरवाजे अभी भी खुले हैं सर, कि हम थोड़ा सा जो हमारे ऊपर जो असर आएगा उसके नुकसान को हम कुछ कर पाएं या फ्यूचर के लिए बेटर नेगोशिएशंस कर पाएं? दुआ सर। देखिए, अमेरिका जरूर चाहता है अब कि हिंदुस्तान, भारत और अमेरिका
के संबंध और घनिष्ठ हों। और उसमें पहली चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान, अब भारत के सरकार को, जो अमेरिका ने जरूर ये पहले काफी देर से चेतावनी दी हुई थी कि भारत के रेट्स ज्यादा हैं और हम जैसे नए ट्रम्प साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आएगी हम एक्शन लेना चाहेंगे। और रेसिप्रोकल टैरिफ्स का भी वो बातचीत पिछले 15-20 दिनों से स्पष्ट रूप से कह रहे थे। 2 तारीख को मैं ये कार्यान्वित करने वाला हूं। इसके अभी तक हमारी ट्रेड एग्रीमेंट की बातचीत शुरू हुई है। टर्म्स एंड रेफरेंस 2 दिन पहले ही हमने फाइनल किए हैं कि किस चीज के ऊपर चर्चा होगी और कब शुरू होगा। मैं चाहूंगा कि भारत कोई नीज-जर्क रिएक्शन ना ले, मतलब एकदम रिटेलिटरी एक्शन कोई ले। चीन, कनाडा, मैक्सिको, EU वगैरह दूसरी परिस्थिति में हम वो नहीं है। हमें अमेरिका की जियोपॉलिटिकली, एनर्जी, टेक्नोलॉजी और ट्रेड में सब चीजों में की आवश्यकता है। तो इसलिए कुछ सहन करके हम अपनी ट्रेड एग्रीमेंट जो यूएसए से बातचीत, इसकी मैं बात कर रहा था, आपने बिल्कुल सही कहा। साय सर ने भी इसका जिक्र किया, बग्गा सर ने भी, कि अभी गुंजाइश बची है, BTA में बची है और उसमें हमें बड़े फूंक कर कदम रखने होंगे। और जैसा आपने सजेस्ट किया कि एकदम से जो कहा जा रहा है कि क्या भारत भी कोई ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा, तो उसमें गुंजाइश जो है उसकी संभावनाओं के अलावा उसकी जो आवश्यकता है उससे इनकार कर रहे हैं। ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं भारत को, इसलिए फूंक कर कदम रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा सारगर्भित रही, बहुत सारे पक्षों को, पहलुओं को हमने छुआ आपके ज़रिए से। बहुत बहुत धन्यवाद। अजय दुआ सर, वक्त निकाला सर आपने, थैंक यू सो मच सर। डॉक्टर सहाय सर, थैंक यू सो मच सर। अजय बग्गा सर, थैंक यू सो मच सर आपके इनसाइट्स के लिए। शो में इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।